हाय स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये अपने एटॉमिक मॉडल में एक प्रॉपर थियरम है कि जिसके अंदर हम लोग काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं। और आज की डिस्कशन में जो हम 3 थियरीज देखने वाले हैं, ये तीनों बेटा आपके इस चैप्टर से ट्रिपल मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल के क्वेश्चन बोल सकते हैं। जिसमें बेटा हम सबसे पहले डिस्कशन करें अबाउट आवर बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो यहाँ हमें याद करना है कि दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन क्लासिकल एंड अर्ली क्वांटम कंसेप्ट्स, जिसे हम क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं, उसके अर्लियर कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। और यहाँ पे बोहर ने जो अपने एटॉमिक मॉडल को रिप्रेजेंट किया, उसने थियोरिटिकली 3 पॉइंट्स में रिप्रेजेंट किया है, जिसके लिए बेटा 2 वर्ड्स यूज होते हैं। उसको आइदर पोस्टुलेट और हाइपोथेसिस हम बोल सकते हैं। सो एज पर हिज फर्स्ट पोस्टुलेट और फर्स्ट हाइपोथेसिस, एन इलेक्ट्रॉन in an atom could revolve in certain orbits without emission of radiant energy। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन कर रहा है, उस ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन के ड्यूरिंग वो रेडिएशन नहीं करेगा, एनर्जी एमिशन नहीं होगा। और एनर्जी एमिशन नहीं होगा तो ऐसे केस में बेटा हम उस ऑर्बिट्स के लिए वर्ड्स यूज कर सकते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। As well, we can say this atom has definite state and definite total energy. So during its stationary state, we can define finally its stationary orbits. Okay, so its first postulate gives us about a stationary orbital arrangement. Then there is a second postulate. In its second postulate, he says that electron revolves in such orbits in which its angular momentum is quantized। एंगुलर मोमेंटम का बेटा क्वांटाइजेशन हो गया होगा, कि जिसे हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 यहाँ आप समझ लो कि यहाँ मैंने h अपॉन 2 का इंटीजर नंबर लिया है। मतलब यहाँ जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का, वो ऑलवेज h अपॉन 2 के इंटीजर मल्टीपल में रहेगा, जिसको हम बोल सकते हैं बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंड इन हिज थर्ड पोस्टुलेट ही सेज दैट ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम EI टू EK, कि जिसमें अपना EI जो है वो हायर एनर्जी स्टेट है और EK जो है वो अपना लोअर एनर्जी स्टेट है, जिसे हम आइदर एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट एंड एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट भी बोल सकते हैं। इट एमिट्स द एनर्जी एज 1 फोटोन, और उससे बेटा हम लिख सकते हैं एज ए डिफरेंस ऑफ दिस एनर्जी EI माइनस EK इज इक्वल टू HF। ओके, सो ये 3 पोस्टुलेट आप लोगों को बेटा प्रॉपरली याद कर लेने हैं। अभी यहाँ से एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ जाए अपनी फर्स्ट ट्रिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी की डिस्कशन पे। अभी हम जा रहे हैं। यहाँ आपके क्वेश्चन का टाइटल है डिराइव इक्वेशन ऑफ रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। डिराइव इक्वेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए क्वेश्चन समझते जाइए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एटम के न्यूक्लियस को ड्रॉ आउट कर लिया है। उसके सराउंड r रेडियस वाली ऑर्बिट में मैंने दिखा दिया बेटा इलेक्ट्रॉन को। और हम यहाँ बोल सकते कि एज पर बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन nth ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन nth ऑर्बिट विथ रेडियस Rn एंड स्पीड Vn, जिसकी रेडियस Rn जितनी है और स्पीड है बेटा Vn जितनी। फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं ये कंडीशन आगे एक बार मैंने एक क्वेश्चन में आपको बता दी थी कि अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो किस वजह से कर रहा है। तो सिंपली समझिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर सेंटर का पॉजिटिव चार्ज
एक्सर्ट करेगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, जो होगा इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की ओर, मतलब टवर्ड्स दी सेंटर। और इसी फोर्स के वजह से अपना ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन या सर्कुलर मोशन। सो हम लिख सकते हैं बेटा सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स और अ कूलम्बियन अट्रैक्टिव फोर्स। सो यहाँ फर्स्ट बेटा लिख ले हम सेंट्रीपेटल फोर्स का इक्वेशन फॉर गिवन इलेक्ट्रॉन इन इट्स nth ऑर्बिट एज mv² अपॉन r, जिसमें बेटा मैंने उसकी स्पीड लिख दी vn और ऑर्बिटल रेडियस लिख दी rn। सामने आपको लिखना है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो आपको कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखना है। फॉर्मूला आप बेसिकली जानते हो 11th के फर्स्ट चैप्टर से, k q1 q2 बाय r स्क्वायर। चलिए समझिए, यहाँ q1 होगा आपका न्यूक्लियस वाला चार्ज Ze, q2 होगा आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, और अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस हमें ले लेना पड़ेगा इक्वल टू दी रेडियस। सो अपना फॉर्मूला हो गया बेटा kZe² डिवाइड बाय Rn²। ओके, चलिए यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन अभी देख लो। यहाँ से ये डिनोमीटर में से दोनों साइड एक Rn कट ऑफ हो जाएगा। जो यहाँ Rn बचा उसे हम यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाएंगे mv² के साथ में, और फिर उस स्टेप को मैंने कुछ इस वे से लिख दिया बेटा। यहाँ है आपके पास vn², उसमें से एक vn अपने सेपरेट कर लिया, तो पीछे बच गया बेटा mvn, और यहाँ से मल्टीप्लाई में आ गया उसके साथ Rn इज इक्वल टू राइट साइड में बच गया बेटा अपने पास kZe²। ओके, चलिए यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ जाए। ये लास्ट वन स्टेप याद कर लीजिएगा। यहाँ अपने पास लेफ्ट साइड में इक्वेशन 1 के अंदर आ गया है बेटा mv_Rn। और अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे मैं डिस्कशन पे जाने वाला हूँ, बट यहाँ से ही पहले देख ले कि अगर मेरे को लिखना हो बेटा एंगुलर मोमेंटम, तो मैं बोर के सेकेंड हाइपोथेसिस या सेकेंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग यहाँ लिख सकता हूँ mvr इज इक्वल टू nh/2π। क्या लिख सकता हूँ, mvr इज इक्वल टू nh/2π। सो मैं यहाँ पे इस mvrn के जगह पे लिख दूंगा बेटा nh/2π। ओके, जो अपने नेक्स्ट पेज पे अभी देखते हैं। अपनी नेक्स्ट डिस्कशन में आप देख सकोगे कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहाँ पे मैंने सेकेंड पोस्टुलेट पहले लिख दिया। एज पर बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम इन द nth ऑर्बिट L इज इक्वल टू mvn/Rn इज इक्वल टू nh/2π। ओके, चलिए उसे हमने डाल दिया बेटा इक्वेशन 1 में। तो आपको याद होगा जस्ट कि vn के बाद था mvn/Rn, जिसे लिख दिया nh/2π इज इक्वल टू अपने पास kZe²। अभी यहाँ पे बेटा मैं सिंप्लीफाई करने से पहले k का मैग्नीट्यूड जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, k इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1/4πε0। वो वैल्यू डाल दी, Z² एज यूजुअल रखा, nh/2π यहाँ मल्टीप्लाई में थे जिसे हम डिनोमीटर में ले आए, तो अपना फॉर्मूला बेटा बन गया यहाँ पे फाइनली सिंप्लीफिकेशन से Z² डिवाइड बाय 2ε0 nh। 2π यहाँ कट हो गया है। और अगर यहाँ पे मैं कांस्टेंट टर्म को निगलेक्ट कर दूँ तो मेरे पास जो Vn की प्रोपोर्शनलिटी बनेगी वो रहती है बेटा Vn इज प्रोपोर्शनल टू Z डिवाइड बाय n। रिमेंबर दिस इक्वेशन फॉर अ कंपैरिजन ऑफ वेलोसिटी फॉर डिफरेंट टू एटम्स। ये इक्वेशन याद कर लेना, आपको MCQ पूछ सकते हैं जिसमें दो एटम्स के लिए आपको Z और N अवेलेबल होंगे और आपको पूछा जाएगा कि व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ देयर ऑर्बिटल वेलोसिटीज। तब हम ये बेटा रिलेशन याद करके उसके बेस्ड आंसर लिख सकते हैं। एज वेल if we wanted to apply the same relation in the case of hydrogen atom,
देन वी नो हाइड्रोजन एटम हैज ए Z इज इक्वल टू 1, उसका एटॉमिक नंबर बेटा Z 1 हो जाएगा। और एटॉमिक नंबर Z अगर हमने डाल दिया बेटा 1, तो फिर अपने पास आ जाएगा Vn इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। हमने बेटा ये Z के जगह पे 1 कर दिया। अभी अगेन अपने इक्वेशन 2 पे जाइए। यहाँ से अगर इस Rn को हम मास्टर बनाते हैं तो बेटा क्या हो गया, इक्वेशन देख लो, Rn इज इक्वल टू NH/2 था, यहाँ से MVn जो है वो इसके डिनोमिनेटर में आ गए, सो फॉर्मूला होगा Rn इज इक्वल टू NH/2πmVn, जिसमें हम Vn का ऊपर का जो हमने इक्वेशन प्रूव किया वो भी डाल देते हैं। चलिए तो फिर देखिए Rn हो गया NH/2π, MVn के जगह पे हमने Vn का वैल्यू डाल दिया Z², डिनोमीटर का डिनोमीटर ऊपर मल्टीप्लायर में आ गया 2ε0 NH आ गया उसमें मल्टीप्लाई में। फिर आप देख लो सिर्फ यहाँ से 2 कट ऑफ होंगे, बाकी सब कुछ एज यूजुअल रहता है, जिसमें हो गया n²h²ε0 अपॉन πmze²। यहाँ से भी बेटा कांस्टेंट टर्म्स की जो है अपना प्लैंक कांस्टेंट h, ε0 दैट्स अ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, पाई दैट्स अ वैल्यू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतने टर्म्स कांस्टेंट ले ले तो अपने पास प्रोपोर्शनलिटी बची Rn इज प्रोपोर्शनल टू n²/z। ओके, और अगर बेटा मैं ये रिलेशन किसके लिए अप्लाई कर दूं, हाइड्रोजन एटम के लिए, कि जिसमें मैं ले लेता हूँ Z इज इक्वल टू 1, तो मेरा आंसर हो जाएगा Rn इज प्रोपोर्शनल टू n²। क्या हो जाएगा, Rn इज प्रोपोर्शनल टू n²। ओके, चलिए अभी यहाँ पे हम वैल्यूज ऑफ H, ε0, पाई, M और E को रखते हैं, तो अपना ऊपर का फॉर्मूला जो है उसका सिंप्लीफिकेशन बच जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू n² डिवाइड बाय Z, एंड वी हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन। ये रिलेशन अगर बेटा हमें पता हो तो हम किसी भी एटम के लिए उसके n और z को इसमें डाल दें तो अपने पास आंसर आ जाएगा ऑर्बिटल रेडियस का मैग्नीट्यूड। अगर मैं बेटा इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दूं अभी हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम की जिसमें होगा अपना Z इज इक्वल टू 1 जो हमें पता ही है, और दूसरा मैं डाल दिया Z इज इक्वल टू 1, तो उस केस में मेरे पास आ गया RH इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। क्या आ जाएगा, 0.53 एंगस्ट्रॉम। सो ये हो गई मेरे पास ऑर्बिटल रेडियस का मैग्नीट्यूड फॉर हाइड्रोजन एटम हैविंग क्वांटम नंबर 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहा है उसकी ऑर्बिटल रेडियस का मैग्नीट्यूड अपने पास ऐसे आ जाता है। ओके, एक बार शॉर्ट में फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया बेटा, तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक एटम को रिप्रेजेंट किया, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन की कंडीशन लिख दी, सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल इलेक्ट्रिकल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स लिखा mv²/r, इलेक्ट्रिकल फोर्स लिखा kZe इंटू (2/r²), एक आर कट ऑफ कर दिया, बच गया वो आर सामने ले गए थे, MVn Rn जिसके जगह पे हमने सेकेंड पोस्टुलेट से अपना बेटा रिजल्ट डाल दिया था यहाँ पे NH/2π, जिसमें से V को मास्टर बना के हमने सबसे पहले प्रूव किया इक्वेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। बाद में बेटा हम सेकेंड पोस्टुलेट में से Rn को मास्टर बनाते हैं और उस इक्वेशन में अगेन Vn की वैल्यू डालते हैं, तो अपने पास आ गया था फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल रेडियस। यहाँ से बेटा MCQ के लिए ये दोनों पॉइंट्स आपके काम के हैं, एज वेल यू हैव टू रिमेंबर दिस थियरी ऑल्सो। ओके, एक बार अच्छे से देख के फिर उसे याद करिए और बिना देखे कागज में लिख लीजिए, ऐसे आपको ये क्वेश्चन बेटा प्रिपेयर कर लेना है। अभी यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट बात और मैं आगे एक स्टेप बढ़ा लूँ, तो हम लोग बेटा
ये पढ़ चुके हैं कि अपना जो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला है या एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला वो होता है बेटा ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। सो यहाँ ओमेगा और एफ का रिलेशन बनेगा ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, as well it is inversely proportional to the time period because we know the frequency is inversely proportional to time period. So we have f is proportional to 1 upon t. Now here our electron is performing a circular motion, so we are taking relation of linear speed and angular speed. v is equal to r into omega. चलिए वहां से ओमेगा को अगर मास्टर बनाते हैं तो क्या बच गया बेटा? v डिवाइड बाय r, जिसमें हम ऑल्टरनेट एक बार v के जगह पे जो प्रोपोर्शनलिटी हमें मिली थी याद कर लीजिए बेटा, जस्ट ऊपर मैंने आपको दिखाया था v इज प्रोपोर्शनल टू z बाय n, और r की प्रोपोर्शनलिटी ले लेते हैं z n स्क्वायर बाय z की जो नीचे है तो उसका अपोजिट करके हमने मल्टीप्लाई में ले लिया, तो अपने पास आ गया ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर डिवाइड बाय n क्यूब। सो आपकी ओवरऑल प्रोपोर्शनलिटी अभी बन गई ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन क्यूब। और ये भी सेम वे अपने एमसीक्यू के लिए याद कर लेना है कि जब भी आपको एंगुलर स्पीड का कंपैरिजन या फ्रीक्वेंसी का कंपैरिजन या टाइम पीरियड फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला हमें यूजफुल हो जाएगा। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट डिस्कशन हमें बेटा जो डिराइवेशन यहाँ पे लेना है, ऑलमोस्ट उसका इनिशियल पार्ट हम लोगों ने आगे डिस्कस कर लिया था, वही है हम बेटा फर्स्ट लेक्चर में जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन किए थे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही यहाँ पे डिस्कशन हम ले रहे हैं, बट थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे कि यहाँ हमें क्वेश्चन दिया होगा बाय टेकिंग ऑर्बिटल रेडियस आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर प्रूव टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। प्रूव टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ओके, चलिए यहाँ सबसे पहले बेटा हम आगे जो डिस्कशन किए थे वो ही यहाँ पे लिखनी है कि एज पर बोर्स एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट एंड फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन we can write the centripetal force is equivalent to Coulombian attractive force। पहले ये स्टेप्स लिख दिया, दोनों साइड वैल्यूज लिखी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर एन इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर। चलिए यहाँ होगा क्या, तो एक आर एन नीचे कैंसिल हो जाएगा, जिसके बाद हम इस इक्वेशन में दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय 1/2। चलिए लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई किया, वो स्टेप हो गया 1/2 mv स्क्वायर, दैट बिकेम्स द काइनेटिक एनर्जी। राइट साइड में बेटा बच गया था नीचे डिनोमिनेटर में आर एन, तो ये फॉर्मूला बन गया के जेड स्क्वायर डिवाइड बाय 2rn। ओके, यहां से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन में। आपको याद होना चाहिए, और जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात आएगी तो ये एक ही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। पोटेंशियल एनर्जी फॉर द टू चार्जेस सेपरेटेड बाय आर डिस्टेंस इज इक्वल टू के q1 q2 बाय आर एन। एज वेल रिमेंबर वी विल स्टडी दिस इन द सेकेंड चैप्टर कि जो अपना पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन में यहाँ बेटा हम याद करेंगे कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन हम अप्लाई करें के q1 q2 बाय आर एन, तो उसमें हमें जो अपना चार्ज है उस चार्ज को ऑलवेज उसी के साइन के साथ रखना पड़ता है। सो आप देख सकते हो मैंने क्या किया, q1 की जगह पे डाला Ze और q2 की जगह पे डाल दिया मैंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज -a। ओके,
ओके, सो यहाँ आप देख सकते हो कि हमने इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा चार्ज कौन सा डाला, -a। सो आपका फॉर्मूला हो गया U इज इक्वल टू -kz² डिवाइड बाय RN। ओके, फिर से रिपीट कराओ, जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो बेटा तो आपको ऑलवेज चार्ज को विद साइन रखना होगा। चार्ज की जो भी साइन हो वो आप Q1 और Q2 के आगे रख दो। अभी यहाँ से बेटा एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ जाए तो अपने पास रिलेशन आएगा टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम के लिए। चलिए, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम में हमें क्या करना पड़े, वी हैव टू ऐड दिस बोथ एनर्जीज। चलो, काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या प्रूव किया हमने, kZe²/2RN। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोगों के पास आ गया है -kZ²/RN। एंड यहां से अगर हम कॉमन निकाल दें kZ²/RN तो अपने पास बच जाएगा सिंप्लीफिकेशन में बेटा 1/2 -1। ओके, चलिए 1/2 -1 का आंसर क्या होगा, -1/2। सो अपना फॉर्मूला का फाइनल आंसर बच गया -kZ² डिवाइड बाय 2RN। ये हो गई आपकी बेटा टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आप इन तीनों वैल्यूज़ को अगर कंपेयर करके देख लो तो आप देख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है -kZ²/RN जितनी, काइनेटिक एनर्जी उससे 1/2, टोटल एनर्जी उससे 1/2। ये दोनों के साइन अपोजिट, ये दोनों के साइन सेम। सो आगे जो मैंने एक रिलेशन आपको बताया था कि अगर हम इसके जगह पे पोजीशन ले लें x - 2x तो अपना आंसर हो जाएगा -x। उस बेसिस से हमें इन तीनों के बीच का रिलेशन एज पर प्रीवियस क्वेश्चन याद कर लेना है। अभी यहाँ पे हम k की वैल्यू डाल दे 1/4πε0 एंड रेडियस डाल देते हैं Rn की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो सिंप्लीफिकेशन अपना होगा बेटा 1/4πε0 Z²/2 एंड Rn की जगह डाला n²h²ε0/πmze²। तो देख लो यहाँ पे क्या कट ऑफ होता है। सबसे पहले तो पाई एक कट ऑफ हो गया, उसके अलावा अगर पूरे इक्वेशन में देखें कुछ भी कट ऑफ नहीं हो रहा। यहाँ नीचे ऊपर सबसे पहले देख ले तो एक तो है m माइनस वाला साइन z/z² और e की 2 × 2 टोटल 4 पावर। नीचे बेटा 4 × 2 = 8 ε0² h² n²। यहाँ से भी कांस्टेंट टर्म्स को अगर अलग देखें तो अपना फॉर्मूला रहेगा En इज प्रोपोर्शनल टू z² डिवाइड बाय n²। ओके, दैट्स द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी विथ रिलेटेड z एंड n। z और n के साथ बेटा उसका जो रिलेशन है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है, जो हमें MCQ के लिए कंपैरिजन बेसिस के लिए याद करना है। अगर बेटा मैं यही फॉर्मूला डाल देता हूँ फॉर हाइड्रोजन एटम तो मेरे अबोव इक्वेशन में आ जाएगा z = 1। चलो z = 1 लिया तो क्या हो गया फॉर्मूला, -me⁴/8ε0² h²n²। EH इज इक्वल टू हो गया -me⁴/8ε0² ओके, अभी हम लेते हैं बेटा ये सारे वैल्यूज। अगर इस इक्वेशन में m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ε0 8.85 × 10⁻12 and h Planck constant 6.625 × 10⁻34, then we got En is equal to -2.18 × 10⁻18 जूल बाय n²। n² के अलावा सारे वैल्यूज यहाँ पे डाल दिए हमने। ओके, बट यहाँ पे याद होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू 1.6 × 10⁻19 जूल। वो वैल्यू यहाँ पे डाल दी तो अपना बेटा एनर्जी का मैग्नीट्यूड है वो कन्वर्ट हो गया
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और अपना आंसर हो जाएगा -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, कि जिसमें लास्ट फॉर्मूला में आप देख सकते हो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव साइन एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इलेक्ट्रॉन इज बाइंडेड विथ न्यूक्लियस। अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ बाइंड है, ऐसा हम इस फॉर्मूला के बेस्ड पे बोल सकते हैं। ओके, अभी फिर से पूरा क्वेश्चन अगर एक बार शॉर्ट में देख ले तो हमें सबसे पहले बेटा क्या कर लेना होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन की कंडीशन लिखी, Rn कट ऑफ कर दिया, दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आ गया फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देन वी आर टेकिंग फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी K(Q1 Q2 by Rn)। Q1 Q2 को उसके साइन के साथ डाल दिया, अपने पास फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी का। बाद में क्या किया बेटा, तो हमने दोनों एनर्जीज को ऐड कर लिया, अपने पास इक्वेशन आ गया टोटल एनर्जी वाला, कि जिसमें हमने डाल दिया अभी K का मैग्नीट्यूड 1/4πε0 एंड फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल रेडियस, जिससे अपने पास आ गया फॉर्मूला ऑफ En। यहाँ से क्या याद करना है हमने, En इज प्रोपोर्शनल टू z²/n²। हाइड्रोजन एटम के लिए z इज इक्वल टू 1 डाल के अप्लाई कर दे तो फॉर्मूला हो गया -me⁴/8ε02h²n²। और इसमें अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ε0 फिर से रिपीट कर रहा हूँ 8.85 × 10⁻12 एंड प्लांक कांस्टेंट h 6.625 × 10⁻34 डालें तो अपना एनर्जी का एक मैग्नीट्यूड आ गया -2.18 × 10⁻18 जूल/n²। और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड किया तो अपना आंसर हो गया -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, यहाँ पे बेटा अपनी नेगेटिव साइन जो है वो इंडिकेट करेगी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एटम के साथ बाइंड है, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एटम के साथ बाइंड है। ओके, एंड द लास्ट बेटा आज के जो ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए अच्छे से देख लीजिए और फिर ये तीनों क्वेश्चन खास प्रिपेयर कर लीजिए, बिकॉज अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ऑल दीज 3 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम एज वेल। जो भी फंडामेंट्स, जो भी फॉर्मूलाज यहाँ पे मैंने आपको साइड से अलग करके दिखाए, वो सारे फॉर्मूलाज के बेस पे MCQs भी बेटा यहाँ से पूछे जाते हैं। सो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर देना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम एंड स्टे सेफ।